नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिस्ट्री के चैप्टर 1। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के एनसीईआरटी सब्जेक्ट क्वेश्चन वाले हैं, वो भी वीवीआई। जी हाँ दोस्तों, वीवीआई एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सब्जेक्टिव होने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले। चलिए हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है क्या, राष्ट्रवाद क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, तो याद रखेंगे राष्ट्रवाद क्या है। उत्तर देखते हैं इसका क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक अथवा सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। इसको अगर लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो याद रखेंगे राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक अथवा सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। इसको आप लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग क्या है, तो याद रखेंगे मेटरनिक युग क्या है। चलिए जानते हैं। उत्तर, ऑस्ट्रिया के घोर प्रतिक्रियावादी राजा मेटरनिक के काल को ही मेटरनिक युग कहते हैं। और मेटरनिक युग 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक कायम था। इसको आप लिख देते हैं, आपको भी 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपके बोर्ड परीक्षा में, फाइनल बोर्ड या 2025 में अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इतना ही छोटा आंसर लिखिएगा, शॉर्ट में आंसर लिखिएगा, आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएंगे। मेटरनिक युग क्या है, तो ऑस्ट्रिया के घोर प्रतिक्रियावादी राजा मेटरनिक के काल को ही मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक युग 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक कायम था। 1815 से 1848 तक कायम था। इस बात को केवल याद रखेंगे और 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्या। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मेजनी कौन था। मेजनी कौन था, तो याद रखेंगे मेजनी कौन था। उत्तर पढ़ते हैं। मेजनी कौन था, तो मेजनी को इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा कहा जाता है। मेजनी को इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा कहा जाता है और इनका जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। कहाँ में हुआ था, जिनेवा में हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन आते हैं कि मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जिनेवा में हुआ था। और कब हुआ था, 1805 ईस्वी में। इस बात को भी याद रखेंगे। तो मेजनी को इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा कहा जाता है। इनका जन्म 1805 ईस्वी जिनेवा में हुआ था और यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना भी किया था। तो याद रखेंगे, यंग इटली की स्थापना 1831 में की और यंग यूरोप की 1834 में की। इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, और देखिए मेजनी कौन था, ये 2019 में पूछा गया है। और जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, यानी जो कैसे हो रही थी वही पूछ रहा है। ये 2022 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है क्या, चौथा नंबर क्वेश्चन है मेजनी वाला तो हो गया तीसरा। आप चौथा पढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए बाधाएं क्या थी। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, यानी क्या क्या बाधा थी, जर्मनी के एकीकरण नहीं हो रहा था। उत्तर में लिखेंगे जर्मनी के एकीकरण के लिए निम्नलिखित बाधाएं थी। आप क्या क्या लिख देंगे। अगर इस तरीके से आप आंसर लिखते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा सोशल साइंस में। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट देख के लिखिएगा तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो पहला नंबर पॉइंट है, जर्मनी राज्य को 300 अधिक छोटे छोटे राज्यों में बांटा, यानी 300 से अधिक छोटे बड़े राज्यों में बांटा था क्या, जर्मनी रहता था। इसीलिए एकीकरण में ये सब बाधा आ रही थी। और दूसरा नंबर कारण है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक विशेषताएं। और तीसरा है लोगों में एकता का अभाव, यानी लोग वहाँ पर मिलजुल कर नहीं रहते थे, यानी इसमें एकता नहीं था, एक साथ नहीं संगठन बनाते थे, लोगों में एकता का अभाव था वहाँ पे। जर्मनी के एकीकरण की यही सब बाधाएं थी। इसको आप लिख देते हैं, आपसे 2 नंबर कोई नहीं छोड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 2 नंबर कोई नहीं छोड़ेगा। चलिए हम पाँचवा नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है पाँचवा नंबर क्वेश्चन है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ये
चैप्टर 1 से यूरोप में राष्ट्रवाद से सबसे बेसी बार पूछा गया क्वेश्चन है। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? देखिए 2013, 14, 2019 और 2020 के फर्स्ट सेकेंड सिटी और 2022 के सेकेंड सिटी में पूछा गया है। यानी 1-2 सवाल ये क्वेश्चन तुरंत रिपीट करता है। देखिए तो इस क्वेश्चन को आप भी समझ लेंगे, इसको आप कभी भूलने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर भूलें तो इसको ज़रूर याद कर लें। ये काफ़ी वीवीएस क्वेश्चन है। तो उत्तर में लिखेंगे 1848 के फ्रांसीसी क्रांति कारण क्या थे, तो शॉर्ट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण निम्नलिखित कारण थे। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण निम्नलिखित थे तो क्या क्या कारण थे? ऑप्शन ए है लुई फिलिप के द्वारा, तो एक पॉइंट ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट देखिए यहाँ लिखेंगे लुई फिलिप के द्वारा गीजो को प्रधानमंत्री सौंप देना। जी हाँ दोस्तों, लुई फिलिप द्वारा गीजो को प्रधानमंत्री सौंप देना, और गीजो अच्छा काम नहीं करता था और वह जनता को परेशान करता था। ठीक, ये कारण थे। और दूसरा नंबर है गीजो द्वारा आर्थिक सुधार करने से, ये देखिए जिसे यहाँ पर गौ होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गौ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पे गौ होना चाहिए, गौ होना चाहिए, यहाँ गौ होना चाहिए, ये वाला गौ होना चाहिए। यहाँ पर गीजो द्वारा आर्थिक सुधार करने से, यानी कोई भी बदलाव नहीं कर रहा था। कौन? ये गीजो जो था वो कोई भी बदलाव नहीं कर रहा था। 1848 के फ्रांसीसी कारण ये भी थे। और तीसरा कारण है फ्रांस में बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी के, फ्रांस में बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी के कारण ये सभी कारण थे। अगर इस तीनों को आप लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर कोई नहीं रखेगा, आपको चेक करने वाले जो मास्टर होंगे वो 2 नंबर दे देंगे। चलिए हम छठा नंबर क्वेश्चन करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है क्या? छठा नंबर क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीतियाँ अपनाई? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीतियाँ अपनाई थी? याद रखेंगे कौन सी नीतियाँ अपनाई थी। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सी नीतियाँ अपनाई थी, इस बात को याद रखेंगे। तो ऑप्शन कौन सी नीतियाँ अपनाई थी, थोड़ा इसे छोट कर लेते हैं तो आपको अच्छा दिखेगा। तो उत्तर लिखेंगे जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आते हैं, बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, इस बात को याद रखेंगे। तो अपनाई थी। बिस्मार्क का मानना था बिना सेना का एकीकरण संभव नहीं है। यानी बिस्मार्क सोचते थे कि बिना सेना का एकीकरण संभव नहीं है, इसलिए कुछ पैसे सेना पर खर्च किए और एकीकरण सफल हुआ। यानी कुछ पैसे खर्च किए, यानी खान पान, अच्छा रहन सहन और अच्छे सैलरी के साथ अगर आप रखते हैं सेना, तो सेना काफ़ी देर तक आपके पास रहता है, जिसके कारण सभी सेना एक कायम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त है। इसलिए एकीकरण सफल हुआ, जीतने में सफल हुआ, इसीलिए जर्मनी का एकीकरण सफल हुआ। इसको अब लिख देते हैं 2 नंबर आपका फिर से। और देखिए 2012, 2014, 2016 में ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। और सातवां नंबर क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, तो याद रखें क्या थी। तो चलिए पढ़ते हैं। और देखिए कब पूछा गया, 2013 में, 2015 में और 2020 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया ये क्वेश्चन है। चलिए उत्तर पढ़ते हैं। उत्तर, तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया ही सबसे बड़ी बाधा थी। यानी ऑस्ट्रिया ही नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, इटली एवं जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो, ऑस्ट्रिया ही चाहता था। तो इसको लिख देंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया ही सबसे बड़ी बाधा थी। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण हो। यानी ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? मेटरनिक। ये सब कभी नहीं चाहते थे कि जर्मनी और इटली का एकीकरण हो। इतना आप लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर कोई नहीं होगा, एकदम शॉर्ट आंसर है, कम शब्दों में आंसर दिया गया है। चलिए हम 8वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? यानी इटली का जो एकीकरण हुआ उसमें मेजनी का क्या योगदान था, तो याद रखेंगे क्या योगदान था। उत्तर में लिखेंगे, उत्तर है इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। कार्बोनेडी दल 1810, यंग इटली 1831 और यंग यूरोप 1834 में स्थापना की थी। कौन की थी? मेजनी ने की थी। और चलिए हम
9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी वियना कांग्रेस जो हुआ था वही वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था या वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक एक ही बार पूछा गया है वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो याद रखेंगे ये 2022 के सेकेंड सिटी में पूछा गया है वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो याद रखेंगे क्या था। उत्तर में वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित था। और पॉइंट देखिए इसमें लिखेंगे नेपोलियन द्वारा किया गया कार्य को दबा देना। यानी नेपोलियन ने जो अच्छे काम किए थे उसको दबा देना। और दूसरा है लाए गए परिवर्तन, यानी नेपोलियन के द्वारा लाए गए परिवर्तन को हटा देना एवं ब्रुवंशी पुनः स्थापना करना। यही वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। और याद रखेंगे वियना सम्मेलन कब हुआ था। 1815 ईस्वी में हुआ था। मेजबानी कौन कर रहा था। मेटरनिक का चांसलर ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था। मेटरनिक की मेजबानी कर रहा था, उनकी अध्यक्षता था। चलिए हम 10वां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है गैरीबल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबल्डी के कार्यों की चर्चा करें। ये 2014 और 2016 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है गैरीबल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो उत्तर में लिखेंगे गैरीबल्डी पेशे से नाविक था। गैरीबल्डी क्या था। पेशे से नाविक था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आते हैं। गैरीबल्डी पेशे से नाविक था। गैरीबल्डी सिसिली और नेपल्स को जीतकर वहाँ गणतंत्र की स्थापना की। यानी गैरीबल्डी जो थे वो अपने सेना के बदौलत सिसिली और नेपल्स को जीतकर वहाँ गणतंत्र की स्थापना की। और गैरीबल्डी के इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। और गैरीबल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। अगर इतना आप लिख देते हैं तो आपसे ये 2 नंबर जरूर मिल जाएंगे। टीचर आपको 2 नंबर जरूर देंगे। आपके हैंड राइटिंग अगर अच्छा होंगे 2 नंबर आपको फिक्स ही मिल जाएगा। चलिए हम 11वां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है विलियम प्रथम। क्या दोस्तों विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी के एकीकरण का बिस्मार्क के लिए संभव था या कैसे। विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के लिए संभव था कैसे, वही कैसे बता रहा है। तो चलिए उत्तर लिखेंगे विलियम प्रथम जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं होगा। यानी विलियम प्रथम जानता था कि अगर ऑस्ट्रिया और फ्रांस को नहीं आप हराते हैं तो जर्मनी का एकीकरण संभव ही नहीं होवे नहीं करेगा। तो याद रखेंगे विलियम प्रथम जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं होगा, इसलिए बिस्मार्क को चांसलर बनाया और एकीकरण सफल हुआ। जी हाँ दोस्तों, विलियम प्रथम के बगैर अगर आप इतना शब्द लिख देते हैं तो आपसे 2 नंबर पक्का मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 2 नंबर कोई नहीं रखेगा, 2 नंबर। ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय भी आएगा, ये लघु उत्तरीय है। दीर्घ उत्तरीय एक ही क्लास में आएगा। सभी हिस्ट्री के सभी चैप्टर वाइज चैप्टर सभी खत्म हो जाएगा। अभी लघु उत्तरीय पर आप ध्यान दीजिए। 12 नंबर प्रश्न है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो याद रखेंगे किस तरह से सहायक हुआ। उत्तर में लिखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट निम्नलिखित तरह सहायक हुआ। जी दोस्तों, निम्नलिखित तरह सहायक हुआ। और पॉइंट देखे लिखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा शासित क्षेत्रों में समान प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, जिससे लोगों में भावनात्मक एकता आई, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और फिर दूसरा पॉइंट में लिखेंगे नेपोलियन द्वारा शासित क्षेत्रों में समानता और बढ़ोतरी की भावना तो फैलाई, जिससे लोगों में देश प्रेम की भावना जगी और राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला। अगर इस सभी को आप लिख देते हैं तो आपके 2 नंबर कोई नहीं छूटेंगे। जी हाँ दोस्तों, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आप इस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं नंबर आपको देते हैं 92 29 28 70 93। दोस्तों 70 93 इस ग्रुप में जोड़िए। आपको सभी PDF दिए जाएंगे NCERT पैटर्न पर आधारित। अगर इस सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे तो आपसे बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।